बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं डी चौक इस्लामाबाद के एहतजाज के बारे में, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, कॉल ऑफ कर दिया है। और इसके बारे में बताया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने एक वीडियो पैगाम में, जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रब्ता किया और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि आज 15 अक्टूबर के दिन डॉक्टर्स को इमरान खान साहब तक रसाई दी जाएगी, ताकि डॉक्टर्स उनको मिलकर पूरी कौम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और वोटर सपोर्टर्स को आगाही दें इमरान खान साहब की सेहतयाबी के बारे में और उनकी खैर खैरियत के बारे में। इस सिचुएशन के तनाजर में उन्होंने कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के तनाजर में और इस सारी सिचुएशन के तनाजर में हुकूमत ने यह रिक्वेस्ट की कि एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। यह बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया। जाहिर है उन्होंने जब इस बात से मुत्तला किया तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप के सामने ये सारी सिचुएशन रखी और लोगों ने अपना अपना नुक्ता नज़र दिया। मुझे भी वहाँ नुक्ता नज़र देने का मौका मिला, आल्दो कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इस फैसले से मुख्तलिफ था, और मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि एहतजाज करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं बल्कि उनकी रिहाई के लिए और तमाम इन मजालम के लिए एहतजाज का जारी रहना जो है वो नागुज़ीर है, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का एहतराम करते हुए जब एक किसी भी फोरम का आप हिस्सा हों और उस फोरम की मेजॉरिटी जो फैसला करे वो फिर आपके ऊपर लागू होता है और आपको सरनगू करना पड़ता है, भले आपकी ज़ाती राय उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तो इसी तरह मैंने अपनी राय दी और उसके बाद पूरे फोरम ने जो भी फैसला किया, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और जो भी फैसला उसके बाद हुआ वो जाहिर है सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। और उस फैसले का फिर जो इतलाक है या उस फैसले का जो इजहार है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने वीडियो पैगाम में दिया। अब इस सारी सिचुएशन से ये जो सारी पॉलिटिकल टर्माइल खड़ी हो रही है, या हुकूमत ने जानबूझकर ये पॉलिटिकल टर्माइल खड़ी की, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है, जो मेरी पर्सनल इसके ऊपर राय है, वो ये है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब तक रसाई जो बंद की है वो इसलिए की है कि वो तरामीम करवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब किसी सूरत इन तरामीम को होते या कामयाब होते देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये तरामीम हो गई तो पाकिस्तानी जुडिशरी के ऊपर एक किस्म का कू हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी लटका दो, जिसको मर्जी मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाओ, जिसको मर्जी लोटा बना लो, जिसको मर्जी दुम्बा बना लो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए इन तरामीम का रोके जाना कानूनी और आईनी हदूद के अंदर रहते हुए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इमरान खान साहब तक रसाई हो जाती तो मुझे लगता है, जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि उन्होंने भरपूर और फौरी एहतजाज की कॉल देनी थी। इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत ने इस सारी चीज़ को भांप लिया और उन्हें लगा कि हम लोग जो बाहर हैं, हमें शायद उन्हें लगा कि मैनेज करना आसान है, और उन्हें लगा कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए इनका राब्ता तोड़ दिया जाए और जो इमरान खान साहब का जेल के अंदर से फील होगा, सोच होगी, फैसला होगा, वो ना बाहर पहुंचे और ना फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सके। तो अब जब भी इमरान खान साहब से पहली मुलाकात होगी, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसका जाहिर है वो इजहार कर देंगे, और तब वो आप तक भी पहुंच जाएगी कि उनकी सोच क्या थी। और उस वक्त हमें रेट्रोस्पेक्टिवली ये सोचने में शायद मौका मिल जाए कि हुकूमत ने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी हो और हुकूमत अपनी तरामीम करवाने में कामयाब हो जाए। अब तरामीम में हुकूमत किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अंगूठा लगवाना चाहेगी, ताकि जब लार्जर इतना बड़ा कू हो तो बाद में पूरी ज़िंदगी तहरीक इंसाफ को बेइज्जत भी किया जा सके और उसकी स्क्रूटनी भी की जा सके कि आप भी तो शामिल थे इसमें, आपने भी तो अंगूठा लगाया था। आप किस मुंह से इन तरामीम के ऊपर अब एहतजाज करते हैं या इसकी मुखालफत करते हैं? आपने भी तो इसके हक में वोट दिया हुआ है। ये सब कुछ अचीव करने के लिए कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब से राब्ता ना होने दिया जाए और तरामीम पास हो जाए,
और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके लिए एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि देखें कुछ लो और दो की पॉलिसी के ऊपर आप वोट कर दें, देखें ये इतनी सख्त तरमीम हम नहीं कर रहे, इससे कुछ कम कर रहे हैं, तो इस तरह का एक माहौल बनाया जाएगा। बहरहाल जो भी सिचुएशन होगी उसको देखेंगे और उसके ऊपर तज्जिया भी करेंगे। पार्टी के अंदर जो भी फोरम होगा वहां पर मैं अपना खुलकर मौक़िफ़ दूंगा, जब तक मैं उन फोरम्स के ऊपर हूं। अब मुझे नहीं पता मैं कब तक हूं, लेकिन जब तक हूं उन फोरम्स पर मेरा आपसे वादा है कि दो टोक जो मेरा ज़मीर कहता है वो मौक़िफ़ मैं वहां पर देता रहूंगा। और फिलहाल मेरा मौक़िफ़ लाउड एंड क्लियर है कि इन तरामीम के किसी भी एजेंडे में हमें शामिल नहीं होना चाहिए अनलेस कि इमरान खान उसको अप्रूव करें। और जब तक इमरान खान साहब के साथ एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट के अंदर काउंसलिंग नहीं हो जाती, उनके साथ डिस्कशन नहीं हो जाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तरामीम का किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहरहाल ये सिचुएशन है। मैं समझ सकता हूं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, उनके लिए ये खबर बिल्कुल भी किसी सूरत भी खुशी की नहीं है। वो बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं है कि इस एहतजाज को कैंसिल किया गया। वो बहुत नाराज़ होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बददिल भी होंगे। लेकिन मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि क्योंकि इमरान खान साहब के हाथ के बनाए हुए ये फोरम्स हैं, इन फोरम्स का फिर जो भी फैसला है वो हम सब पर उसका इतलाक़ होता है, मुझ पर भी होता है, आप पर भी होता है। जो आपकी राय थी वो मैंने पूरी शद्दोमत के सामने भरपूर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस फोरम पर सारे दोस्तों के सामने रखी, दूसरे लोगों ने भी राय रखी। पूरी डिस्कशन होने के बाद जो भी नतीजे पर वो पहुंचे वो फैसला उन्होंने आप तक पहुंचा दिया है। अब हम अपना जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इमरान खान साहब के सामने तो रख सकते हैं या इंतज़ार कर सकते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय देते हैं। उतनी देर तक मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अब हमें पसंद आए या ना आए, मेरा ख्याल यही एक वाहिद रास्ता है कि अब इमरान खान साहब इस पर क्या कहते हैं उसका इंतज़ार किया जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर कनाडा और इंडिया का खड़ाक हो रहा है। उनका एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है कि जिसका यकीन नहीं आता। यकीन कई वजूहात की वजह से नहीं आता। आपके सामने एक एक करके वो रखता हूं और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान जिसके सामने हम नंबर 1 का दावा करते रहे, वो अब अमेरिका के छोटे भाई, जी हां सगे छोटे भाई कनाडा को ना सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि भरपूर बदमाशी कर रहा है। और उतनी बदमाशी कर रहा है जितनी शायद इंडिया वालों ने आज से 5-10 साल पहले खुद भी नहीं सोचा होगा कि हम कर सकते होंगे। सूरत हाल कुछ यूं है कि हरदीप सिंह नज्जर जो एक खालिस्तानी मूवमेंट के एक रहनुमा थे या एक एक्टिविस्ट थे, उनको कनाडा के अंदर कुछ देर पहले मरवा दिया गया था और उनका कत्ल करवा दिया गया था। और वो कत्ल एक गुरुद्वारे के सामने जब वो निकल रहे थे तो गनमैन थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने गोलियां मार के उनको वहां पर कत्ल कर दिया था। अब जब ये नज्जर साहब का कत्ल हो गया तो उसके ऊपर कैनेडियन जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसने इसमें जो शवाहिद इकट्ठे किए, उन शवाहिद की रोशनी में कनाडा ने एक बयान दिया कि इसके अंदर हिंदुस्तानी सरकार इन्वॉल्व है, रियासत इन्वॉल्व है, हुकूमत इन्वॉल्व है और वो एक रैकेट चलाती है। एक पूरा का पूरा इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है, एक पूरे का पूरा नेटवर्क है कनाडा के अंदर। और क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले सिख हैं वो आबाद हैं, वैसे भी सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी है और उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट करती है कि एक सेपरेट लैंड होनी चाहिए सिखों के लिए भी, पंजाब को एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद कनाडा में है और वो हर साल इसके लिए मुजाहरे भी करते हैं, पीआर भी करते हैं, इसके लिए वो प्रोसेशंस भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन हालात में इंडिया ने वहां पर रिपोर्टेडली एक नेटवर्क बनवाया और उस नेटवर्क के थ्रू उन्होंने ना सिर्फ लोगों को हरास करवाया, लोगों के खिलाफ बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां पीछे इंडिया में उनके रिश्तेदारों के साथ की, यहां तक कि उन्होंने हरदीप सिंह नज्जर को और उससे पहले भी किसी और जो 2-3 लोग थे उनको कनाडा के अंदर कत्ल करवा दिया। इस दफ़ा जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस थी उसने जो सबूत हासिल किए वो उन्होंने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने पिछले साल इसका इजहार किया और बताया कि इसमें हिंदुस्तानी सरकार इन्वॉल्व है, शायद उनकी रॉ और उनके डिप्लोमेटिक जो भी सफारत खाना है उसके कुछ लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं।
हिंदुस्तान ने बजाय इसके कि इस पर शर्मिंदा होते या इसके ऊपर कोई माफ़ी मांगते या इसके ऊपर कोई किसी किस्म का उनको रिग्रेट होता, उसकी बजाय उन्होंने कनाडा को ना सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि बाजू मरोड़ डाला। G8 के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन जो थे वो हिंदुस्तान में गए हुए थे और वहाँ पर मोदी ने जो उनके साथ मुलाकात थी उसके अंदर ना सिर्फ कोल्ड बल्कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का खुले आम इजहार किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने पब्लिकली एम्बैरस किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन को, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, और एक पैगाम दिया कि अगर आप हमारे बारे में ऐसी बात करेंगे तो हम घर आए हुए भी आपको इज्जत और एहतराम नहीं देंगे। जो मीटिंग तय थी उसको शॉर्ट किया गया, बहुत ही कोल्ड मीटिंग की गई और उसके बाद जो अलामिया जारी किया गया उसमें मोदी साहब ने खुलकर उसके अंदर ऐसे अल्फाज थे कि जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने क्लास ली, उन्हें स्कूल किया, उन्हें उनकी हैसियत याद करवाई कि आपको जुर्रत कैसे हुई आपने हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बेचारे, उनकी दुर्गत बन रही थी, पूरा हिंदुस्तान जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं वो भी उनका डब्बा बजा रहा था कि ऐन उस वक्त अल्लाह ने उनके ऊपर एक और अजाब डाल दिया कि उनका वहाँ जहाज़ ख़राब हो गया और जहाज़ ख़राब होने की वजह से वो मज़ीद नई दिल्ली में फंस गए और उन्हें 2 से 3 दिन वहाँ पर एक्स्ट्रा गुजारने पड़े, शायद 36 से 48 या शायद 72 आवर्स उनका एक्सटेंड हो गया स्टे। और कहा जाता है, जो अखबारों ने रिपोर्ट किया, कि वो बेचारे वहाँ पर तनहा, ना उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया, ना उन्हें डिप्लोमेटिक जो भी एक आप समझते हैं जो एटिकेट्स हैं उनके मुताबिक उनको किसी किस्म की भी वहाँ पर जो सहूलत देनी थी या एंगेजमेंट देनी थी या कोई थोड़ी सी वार्मथ देनी थी एक मेहमान के तौर पर, वो नहीं दी गई। और उनका ये जो पेनफुल स्टे था हिंदुस्तान के अंदर वो मज़ीद एक्सटेंड हुआ और वो लौट कर जब घर को आए तो खासे मायूस भी थे, गुस्से में भी होंगे और दुखी भी होंगे जिस बुरी तरीके से हिंदुस्तान ने उनको वहाँ ट्रीट किया। अब कल इस सिलसिले में, ये तकरीबन पिछले साल सितंबर में उनके साथ हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया था हिंदुस्तान के अंदर जब वो G8 में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। अब कल मतलब कि 14 अक्टूबर को एक नया धमाका हुआ है और वो धमाका ये हुआ है कि कैनेडियन जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है उसके कमिश्नर ने सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल किया गया था हमारी ज़मीन पर, ये रिपोर्टेडली, उन्होंने तो रिपोर्टेडली नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब वाज़ेह सबूत हैं कि वो हिंदुस्तान की रियासत ने करवाए, उनके सफारत खाने के लोग इन्वॉल्व थे, उनके डिप्लोमेटिक लोग इसमें इन्वॉल्व थे और अब हमने ये फैसला किया है कि हम उनको अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम स्टेप हम इसलिए ले रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को कई दफ़ा इसके ऊपर इंगेज किया लेकिन हिंदुस्तान ने इंगेज होने से इनकार कर दिया और बजाय इसके कि वो हमारे साथ मिलकर किसी तरह से भी इन लोगों को पकड़ते जिन्होंने ये कत्लो गारत करवाई, इनके ऊपर कोई सजाएं देते, उन्होंने आगे से कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। इस वजह से हम अब एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने एक स्पीच की, उन्होंने भी टेलीविज़न पर आकर एक खिताब किया और अपने उस वीडियो पैगाम में, खिताब में, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर थे जो उन्होंने कहा वही रिपीट किया और साथ ये बताया कि हमारे पास जो शवाहिद हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं और इन शवाहिद के बाद हम ये समझते हैं कि कैनेडियन सिटीजन जो हैं उनकी ज़िंदगी अंडर थ्रेट है और इसलिए हमने लार्जर कैनेडियन इंटरेस्ट में यह फैसला किया कि हम अब इस सारी इंफॉर्मेशन को और इन शवाहिद को पब्लिक करेंगे। उन्होंने ये भी बताया अपने इस वीडियो पैगाम में कि हमने बार बार हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को इस पर इंगेज करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इंगेज होने की बजाय हठधर्मी का मुजाहरा किया और हर दफ़ा इनकार किया और बजाय इसके कि वो कोऑपरेट करते उन्होंने उल्टे हथकंडे इसके ऊपर इस्तेमाल किए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि अब हम उनके 6 ऐसे डिप्लोमेट्स जिनमें उनके जो हाई कमिश्नर हैं, मतलब उनके जो सफ़ीर हैं हिंदुस्तान के कनाडा के अंदर, संजय कुमार वर्मा, उन समेत 5 और डिप्लोमेट्स को परसोना नॉन ग्राटा जो है वो डिक्लेयर करके उनको कनाडा से बेदखल कर रहे हैं और उन पर दोबारा कभी भी कनाडा में एंट्री किसी भी हालत में करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये ऐलान क्या करना था कि हिंदुस्तान तो पंजे झाड़कर उनके पीछे पड़ गया और हिंदुस्तान ने बिल्कुल वैसे ही रेसिप्रोकेट किया
और उन्होंने जो कैनेडियन एक्टिंग हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, स्टीवर्ट व्हीलर, उनको बुलाया और स्टीवर्ट व्हीलर को उन्होंने वार्निंग दी और उनको भी 19 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़कर वहां से निकल जाने के लिए कह दिया, उनको वहां से बेदखल कर दिया। और उसके अलावा भी कैनेडियन जो सफारत खाने के लोग थे उनको बेदखल करने के अहकाम दिए। इससे पहले भी हिंदुस्तान ये कर चुका है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल चुका है, बल्कि कनाडा के ऐसा काम करने से पहले हिंदुस्तान ये काम कई महीने पहले कर चुका है। तो अब ये कोल्ड वॉर जो है, इसको आप कह लें या ओपन वॉर जो कह लें, जो कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान छिड़ी हुई है, इसमें आजकल जो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की पींगे हैं और बड़ा वाज़े तौर पर यहां कनाडा मुसीबत में नजर आता है। अमेरिका का सगा छोटा भाई अमेरिका उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा यहां पर। अगर कोई भी दुनिया का और मुल्क होता तो अमेरिका अभी तक उसे कच्चा चबा चुका होता, कम से कम डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जरूर कच्चा चबा चुका होता, अगर प्रैक्टिकली ना चबा चुका होता तो। लेकिन यहां पर अमेरिका जो है वो बहुत नपी तुली बात कर रहा है और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि वो अपने जो उनके रिलेशनशिप हैं इंडिया के साथ, उनको लगता है कि खासी ज़्यादा अहमियत देता है। इसी तरह की एक एक्टिविटी जो है वो हिंदुस्तान ने अमेरिका में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उनको पकड़ लिया था। बहरहाल ये एक सिचुएशन है जो हमने आपके सामने रखी कि आप खुद समझ लीजिए कि हिंदुस्तान कितना तगड़ा हो गया है कि आज वो कनाडा को आंखें दिखा रहा है और कनाडा बेबस नजर आ रहा है, उनके पल्ले कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कनाडा को कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। और बेबस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, पूरा सिस्टम नजर आ रहा है और डंके की चोट पर, खुली बदमाशी पर जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं हम कनाडा में घुस के मारा है हम इन खालिस्तानियों को और आगे भी घुस कर मारेंगे। ये वाला एटीट्यूड है। आपको इन्फॉर्म रखेंगे इस सारे मामले में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से एक मेजर फोर्स बन के इमर्ज हुआ है कि वो अब तकरीबन अमेरिका के सगे छोटे भाई को सीधी आंखें दिखा रहा है और उनके पास उसका कोई हल नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे और वो है कि इस्लामाबाद पूरे को सील किया जा रहा है। ये कुछ फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया तो फिर ये इस्लामाबाद को रात गए सील क्यों किया जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि इनको यकीन नहीं है कि लीडरशिप ने भले मौखर कर दिया, कहीं वर्कर्स खुद से ही डी चौक ना पहुंच जाएं, क्योंकि आपको पता है वर्कर्स तो इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत करते हैं और हो सकता है वो नाराज हों इस फैसले से और कहीं खुद से डी चौक ना पहुंच जाएं। तो इस डर की वजह से हुकूमत रात गए बहुत सारे इलाकों को और रास्तों को सील कर रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स डी चौक कहीं ना पहुंच जाएं। एतजाज अहसन साहब ने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ये सब कुछ कर रही है कि किसी तरह से जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब साहब से इस्तीफा ले लें, इन चारों जजेस से, और अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करें और बाकी जजों से अपने मर्जी के फैसले करवाएं। उन्होंने कहा यह जुडिशल कू हो रहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब से कि आप किसी सूरत भी इस्तीफा मत दें, बल्कि इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं और लड़ें। आप बिल्कुल जस्टिस इजाजुल एहसन की तरह इस्तीफा देकर किसी सूरत वापस घर मत जाएं। ये एतजाज एहसन साहब ने इन चारों ऑनरेबल जजेस जो हैं इनको पैगाम दिया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 30 के करीब सहाफ़ी हिंदुस्तान से आए। नुसरत जावेद साहब की खबर है कि उनमें एक सहाफ़ी जो बरखा दत्त साहबा है, उनका वीज़ा जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया और फिर जाती उमरा रायवंड से उनकी सिफारिश की गई और बरखा दत्त साहबा का वीज़ा फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा की रिकमेंडेशन पर स्पेशली लगवाया गया और वो पहुंची और पहुंचते ही वो सीधा जाती उम्रे नवाज शरीफ साहब के घर पहुंची, जहां पर एक लंबी नशिस्त उनके और मरियम नवाज साहबा के दरमियान हुई। दोनों बाप बेटी ने बरखा दत्त को वेलकम किया, उनसे लंबी बातचीत हुई और फिर बरखा दत्त साहबा ने मरियम नवाज साहबा की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, उसको भी उनके दफ्तर में जाके कवर किया। और इसके साथ साथ याद रखिए कि हाल ही में जब रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया था तो उनके फोन से अगर हिंदुस्तानी किसी जर्नलिस्ट के साथ राब्ते सामने आए थे तो उसको मुल्क दुश्मनी बनाकर जो है वो पेश किया गया था। और अब ये जो राब्ते, हम तो नहीं कहते, हम तो समझते हैं सहाफ़ियों के साथ गवर्नमेंट्स ने भी इंगेज करना होता है, पॉलिटिशियंस ने भी करना होता है, लेकिन ये लोग तो इसको मुल्क दुश्मनी कहते थे। तो अब पता नहीं ये हलाल किस्म की मुल्क दुश्मनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ मुल्क की सलामती, मजहब, हर चीज़ बेची जाती है।
अपने अपने फायदे के लिए। खबरें और भी थी, लेकिन उनको हम पंजाबी वीलॉग में कवर करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।